नमस्कार दोस्तों, राम राम, खम्मा गणी। मैं आपका अपना भाई मोहम्मद सिंह और आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल पढ़ाई चौक पर। और आशा करता हूं कि आप सभी की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। हम पढ़ रहे थे वर्ण विचार। वर्ण विचार तो पिछली कक्षा में हमने देखा था कि वर्ण विचार में हमने पढ़ाए थे ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन के मैंने 4 भेद लिखाए थे, स, स, स और ह। उसके बाद मैंने बताया था कि हिंदी वर्णमाला में कुल 44 वर्ण होते हैं, जिनमें से 11 स्वर होते हैं और 33 व्यंजन होते हैं। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि देवनागरी लिपि हिंदी में कुल 52 ध्वनियां होती हैं। और अब पढ़ेंगे हम संयुक्ताक्षर। संयुक्ताक्षर संयुक्ताक्षर तो इससे आपको पता पड़ रहा होगा कि संयुक्त अक्षर, इसका संधि विच्छेद करेंगे तो संयुक्त धन अक्षर। इसमें संयुक्त का अर्थ होता है जुड़ा हुआ और अक्षर का अर्थ होता है वर्ण। तो इसकी परिभाषा बनेगी, जुड़े हुए वर्णों को संयुक्त अक्षर कहते हैं। और देवनागरी लिपि हिंदी में इनके 4 भेद बताए हैं, छ, त्र, ग और स। ध्यान दीजिए, संयुक्त धन अक्षर, संयुक्त धन अक्षर। यहाँ पे संयुक्त का अर्थ होता है, संयुक्त का अर्थ होता है जुड़े हुए, जुड़े हुए। और अक्षर का अर्थ होता है, अक्षर का अर्थ होता है वर्ण, वर्ण। तो इसकी परिभाषा बनेगी कि जुड़े हुए वर्णों को संयुक्त अक्षर कहते हैं। तो जुड़े हुए वर्णों को संयुक्त अक्षर कहते हैं, कहते हैं। जुड़े हुए वर्णों को संयुक्त अक्षर कहते हैं। और देवनागरी लिपि हिंदी में, देवनागरी लिपि, देवनागरी लिपि हिंदी में इनकी कुल संख्या 4 होती है, 4 होती है। जैसे स, सोने छ, त्र, ग और स। अब इनके बारे में जानेंगे यहां से आगे। तो ध्यान दीजिए एक बार और। संयुक्त अक्षर का संधि विच्छेद होता है संयुक्त धन अक्षर, अर्थात संयुक्त का अर्थ होता है जुड़े हुए और अक्षर का अर्थ होता है वर्ण। तो इसकी परिभाषा बनेगी, जुड़े हुए वर्णों को संयुक्त अक्षर कहते हैं। और देवनागरी लिपि हिंदी में इनकी कुल संख्या 4 होती है। और वो 4 संख्या इनकी छ, त्र, ग और स्र, ये संयुक्त अक्षर कहलाते हैं। इससे आगे और तब तक ये आइए देखते हैं। अब पढ़ते हैं छ के बारे में, छ के बारे में। छ
ध्यान दीजिए, यह अक्षर के और से के योग से बना हुआ होता है। इसका पहला पॉइंट, यह के प्लस से के योग से बना हुआ है। के और से के योग से बना हुआ है। इसका उच्चारण कंठ मूर्धा से होता है। इसका उच्चारण कंठ मूर्धा से होता है। कंठ मूर्धा से होता है। कंठ मूर्धा से होता है। इसका तत्सम उच्चारण अर्थात संस्कृत भाषा में उच्चारण संस्कृत भाषा में उच्चारण संस्कृत भाषा में उच्चारण कस के रूप में होता है। कस के रूप में होता है। चौथा है इसका तद्भव उच्चारण अर्थात हिंदी भाषा में उच्चारण कस के रूप में होता है। कस के रूप में होता है। पांचवा इसका, यह तत्सम संयुक्त अक्षर है। यह तत्सम संयुक्त अक्षर है क्योंकि जिस शब्द में आता है जिस शब्द में आता है और जिस शब्द में आता है वह तत्सम शब्द होता है। वह तत्सम शब्द होता है। ध्यान दीजिए, यह तत्सम संयुक्त अक्षर है क्योंकि जिस शब्द में आता है वह तत्सम शब्द होता है। इसका छठा है, यह क वर्ग का संयुक्त अक्षर है। सातवां है, शब्दकोश में क के बाद आता है। क के बाद आता है, आधे क के बाद आता है और शब्दकोश में ख से पूर्व आता है। ख से पूर्व आता है, मतलब ख से पहले आएगा ये। यह अल्प प्राण है। ध्यान दीजिए, अल्प प्राण का मतलब होता है जिन ध्वनियों का उच्चारण करते समय श्वास वायु कम मात्रा में मुख से बाहर निकलती है, उन्हें अल्प प्राण कहते हैं।
अगला है इसका, यह अघोष है, यह अघोष ध्वनि है, अघोष ध्वनि है। ध्यान दो बेटा, अघोष का मतलब होता है इन ध्वनियों का उच्चारण करते समय हमारे स्वर तंत्र में कोई भी गूंज उत्पन्न नहीं होती है, कोई भी कंपन नहीं होता है, उन्हें अघोष ध्वनि कहते हैं। इससे आगे पढ़ेंगे त्र। अगला देखेंगे बेटा त्र। त्र तो यह तय और रे के योग से बना होता है। पहला पॉइंट इसका, यह तय प्लस रे के योग से बना होता है। दूसरा बेटा, इसका उच्चारण दंत मूर्धा से होता है। दंत मूर्धा से होता है। दंत मूर्धा से होता है। तीसरा है, यह तत्सम संयुक्त अक्षर है। यह तत्सम संयुक्त अक्षर है। यह तय वर्ग का संयुक्त अक्षर है। पांचवा है इसका, शब्दकोश में त के बाद आता है। त के बाद आता है। छठा है इसका, शब्दकोश में थ से पूर्व में आता है। थ से पूर्व आता है। थ से पूर्व आता है। पूर्व का मतलब है पहले आता है। थ से पहले आता है। छठा है इसका, यह अल्प प्राण है। यह अल्प प्राण है। अल्प प्राण मैंने अभी आपको बताया था। आठवां है इसका बेटा, यह अघोष है। यह अघोष है। अघोष भी मैंने आपको बता दिया है। और एक नोट डालेंगे बेटा, नोट में जो खत्री शब्द है, खत्री शब्द, इसका अपवाद है। इसका अपवाद है क्योंकि यह शब्द तद्भव है। हिंदी भाषा का शब्द है, तद्भव है। यह क्षत्रिय शब्द का बिगड़ा हुआ रूप है। बिगड़ा हुआ रूप है। तब तक ये बता बेटा। इससे आगे है घे, विज्ञान। ध्यान दीजिए बेटा, अगला है घे। तीसरा है घे, विज्ञान। ध्यान दीजिए, यह जय और अणय का संयुक्त योग है। पहला इसका, यह जय और अणय का योग होता है। योग होता है।
इसका उच्चारण तालु नासिका से होता है। इसका उच्चारण तालु नासिका से होता है। तीसरा बेटा इसका तत्सम उच्चारण अर्थात संस्कृत भाषा में उच्चारण, इसका तत्सम उच्चारण ज्ञ के रूप में होता है। ज्ञ के रूप में होता है और इसका तद्भव उच्चारण अर्थात हिंदी भाषा में उच्चारण, इसका तद्भव उच्चारण ज्ञ के रूप में होता है। ज्ञ के रूप में होता है। पांचवा इसका यह च वर्ग में आता है। यह च वर्ग का संयुक्त अक्षर है। यह च वर्ग का संयुक्त अक्षर है। च वर्ग का संयुक्त अक्षर है। छठा बेटा यह शब्दकोश में ज के बाद आता है। ज के बाद आता है। सातवां बेटा इसका शब्दकोश में झ से पूर्व आता है। शब्दकोश में झ से पूर्व आता है। आठवां इसका बेटा यह अल्प प्राण है। यह अल्प प्राण है। नौवां है इसका यह घोष ध्वनि है। यह घोष ध्वनि है। घोष ध्वनि है। और अंत में इसका यह तत्सम संयुक्त अक्षर है। यह तत्सम संयुक्त अक्षर है। तत्सम संयुक्त अक्षर है। इससे आगे है अभी स्र। तब तक के लिए ये बता दिए। अगला है बेटा आपका श्रेय। श्रमिक वाला श्रेय तो यह से और रे के योग से बना होता है। पहला पॉइंट है इसका यह से और रे के योग से बना होता है। दूसरा पॉइंट है बेटा इसका यह तत्सम संयुक्त अक्षर है। यह तत्सम संयुक्त अक्षर है। तीसरा बेटा इसका उच्चारण तालु मूर्धा से होता है। तालु मूर्धा से होता है। चौथा बेटा इसका शब्दकोश में नहीं, यह वर्गीय संयुक्त अक्षर नहीं है। यह वर्गीय संयुक्त अक्षर
नहीं है। अर्थात वर्गीय संयुक्ताक्षर का मतलब है जो हमारे 5 वर्ग थे, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, ये उनमें से नहीं है। पांचवा है शब्दकोश में यह से के बाद आता है, से के बाद आता है छठा बेटा शब्दकोश में से पूर्व आता है, से पूर्व आता है। यह महाप्राण ध्वनि है, यह महाप्राण ध्वनि है, महाप्राण ध्वनि है। महाप्राण ध्वनि का मतलब है जिन ध्वनियों का उच्चारण करते समय श्वास वायु अधिक मात्रा में मुख से बाहर निकलती है उन्हें महाप्राण ध्वनि कहते हैं। तो अगला है बेटा आपका 8वां इसका, यह अघोष ध्वनि है, यह अघोष ध्वनि है, अघोष ध्वनि है। अघोष ध्वनि का मतलब है इन ध्वनियों का उच्चारण करते समय जो हमारा स्वर तंत्र है उसके उनमें गूंज उत्पन्न नहीं होती है, अर्थात कंपन पैदा नहीं होता है, उन्हें अघोष ध्वनि कहते हैं। आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ हमारी पढ़ाई आपको समझ में आ रही होगी। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तब तक के अगले अब मिलते हैं अगली नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय।